प्रकरण 5वां। परिचित विज्ञान विद्या। बेतार की तार बरकी का प्रचार हुआ अभी थोड़ा ही समय हुआ। इसमें तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 यंत्रों से ही काम निकल जाता है। इस तार बरकी के सिद्धांतों को ढूंढ निकालने का दावा तो कई आदमी करते हैं, पर सब में इटली के मार्कोनी साहब ही प्रधान हैं, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार इस तार बरकी का अधिक प्रचार है। जान पड़ता है किसी दिन मार्कोनी की मेहनत खाक में मिल जाएगी। इस तार बरकी की जरूरत ही न रह जाएगी। लोग एक दूसरे के मन की बात घर बैठे आप ही आप जान लेंगे। जो खबर जिसके पास जाएगी, इच्छा करते ही भेज सकेंगे। जो बात पूछनी होगी, मन ही मन पूछ लेंगे। जिस विद्या से ये बातें संभव समझी गई है, उसका नाम है परिचित विज्ञान विद्या। इसका जिक्र अंतःसाक्षित्व विद्या पर लिखे गए लेख में आ चुका है। अंग्रेजी में एक मासिक पुस्तक है, उसका नाम है रिव्यू ऑफ रीन्यूज़। यह पुस्तक बहुत प्रतिष्ठित है। इसके संपादक है W.T. स्टीड साहब। संसार में सबका बड़ा नाम है। भारत के आप बड़े ही हितैषी है। आपने परिचित विज्ञान का प्रत्यक्ष देखा हुआ एक वृत्तांत अपने मासिक पत्र में प्रकाशित किया है। उसका सारांश हम यहाँ पर थोड़े में देते हैं। आपकी कथा आप ही के मुंह से सुनिए। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि 2 आदमियों के चित्त एक हो तो वे परस्पर एक दूसरे के मन की बात हजारों कोस दूर रहने पर भी जान सकते हैं। पर मैं अब तक यही समझता था कि मन को अर्ध संज्ञान दशा में ही यह बात हो सकती है, अन्यथा नहीं। मैं अब तक न जानता था कि साधारण तौर पर चित्त की संपूर्ण संज्ञान अवस्था में भी यह बात संभव है। पर डेनमार्क के रहने वाले जानसिंग साहब और उनकी स्त्री ने मेरा यह संदेश दूर कर दिया। मुझे अब विश्वास हो गया है कि 2 चित्तों का ऐक्य होने से कोई भी आदमी सज्ञान अवस्था में भी परस्पर एक दूसरे के अंतःकरण की बात जान सकता है। जानसिंग और उनकी स्त्री की उम्र 40 वर्ष की होगी। वे अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं। वे एक ही गांव के रहने वाले हैं। लड़कपन में एक ही साथ उन्होंने खेला कूदा और पढ़ा लिखा है। नौकरी भी दोनों ने कुछ समय तक अमेरिका में एक ही आदमी के यहाँ की है। दोनों का मन मिल जाने से उन्होंने शादी कर ली। इस बात को हुए 19 वर्ष हुए। शादी होने के बाद पति पत्नी का मन यह तक एक हो गया है कि पत्नी अपने पति के मन की बातें बिना बतलाए ही जानने लगी। जब जानसिंह को दृढ़ विश्वास हो गया कि उनकी स्त्री उनके मन की बातें जान लेती है, तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी स्त्री के परिचित ज्ञान की बदौलत रुपया कमाने की ठानी। उसके हाथ पर होने लगा। जहाँ उसके हाथ पर कोई चीज़ रखी गई या जहाँ कोई चीज़ उसे दिखाई गई, तहाँ उसकी स्त्री ने उसका नाम स्लेट पर लिखा। इसके बाद कागज के टुकड़ों पर या कार्डों पर पेंसिल से संख्याएं लिखकर दर्शकों ने जानसिंह को दिखाना शुरू किया। उधर उसकी स्त्री ने तत्काल ही उन संख्याओं का यथाक्रम स्लेट पर लिखना आरंभ किया। एकाध दफ़े उसने गलती की। अंग्रेजी 3 को उसने 8 लिखा और 6 को 9। इसका कारण इन अंकों के प्रकार की समानता थी, पर प्रायः उसने और सब संख्याओं सही लिखी। लंबी लंबी संख्याएं लोगों ने कागज पर लिखी। उन्होंने मन ही मन पढ़ने में जानसिंह को थोड़ी बहुत कठिनता भी हुई, पर उसकी स्त्री को उन्हें स्लेट पर लिखने में जरा भी कठिनता न हुई। जानसिंह इधर उधर दर्शकों को चीज़ों दिखाता रहा। कभी इस चीज़ को देखा, कभी उस चीज़ को। उधर उसकी स्त्री सबके नाम साफ साफ स्लेट पर लिखकर दर्शकों को आश्चर्य के महासमुद्र में डुबोती रही। कुछ देर में जानसिंह मेरे पास बैठे हुए मेरे एक मित्र के पास आया और बोला, कुछ दीजिए, बैंक का नोट या जो आपके मन में आवे। मेरे मित्र ने एक कोरे चेक निकाली। जानसिंह ने पूछा, यह क्या है? यह एक चेक है। कितने की है? कितने की भी नहीं, कोरी है। इसका नंबर क्या है? नंबर बतलाने पर उसकी स्त्री ने स्लेट पर एक के बाद एक अंक सही सही लिख दिए। इसे हाथ की चालाकी या और कोई बात न समझिए, पर यह चित्त विज्ञान का फल था। जानसिंह और उसकी स्त्री का चित्त दूध बूरे की तरह एक हो रहा था। इसी से जानसिंह के मन की बात उसकी स्त्री को तत्काल मालूम हो जाती थी, पर विशेषता यह थी कि स्त्री के मन की बात जानसिंह नहीं जान सकता था। इन लोगों को अच्छी तरह परीक्षा करने के इरादे से मैं जानसिंह और उसकी स्त्री के साथ एक अलग कमरे में गया।
वहाँ जाकर मैंने जानसिंह की स्त्री को पड़ोस के कमरे में अपने एक मित्र के साथ बिठाया, उसे स्लेट पेंसिल दी। दूसरे कमरे में मैं जानसिंह के पास बैठा। इस कमरे में एक और शख्स भी थे। उन्होंने स्लेट पर एक ही लाइन में 8 अंक लिखे। स्लेट मैंने जानसिंह के हाथ में दी। उसने एक एक अंक को क्रम में ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया। जैसे जैसे वह देखता गया वैसे ही वैसे दूसरे कमरे में उसकी स्त्री एक एक अंक उच्चारण करती गई। याद रखिए, दोनों कमरों के बीच 2 दरवाजे थे और भी कितनी ही परीक्षाएं हम लोगों ने की। सब में जानसिंह की स्त्री पास हो गई। जानसिंह ने एक बार अपनी स्लेट पर एक वृत्त बनाया, उसके ऊपर उसने एक त्रिकोण खींचा। उधर दूसरे कमरे में जानसिंह की स्त्री ने यही शक्लें स्लेट पर खींच दी। मैंने अपने स्लेट पर पक्षी का एक चित्र बनाया। इस पर जानसिंह की स्त्री दूसरे कमरे में बोल उठी, मैं चित्र खींचना नहीं जानती, फिर किस तरह मैं स्लेट पर चिड़िया बना सकती हूँ। मैंने इन लोगों की और भी परीक्षा करने की निश्चय किया, इसलिए मैंने उन्हें अपने मकान पर खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। निमंत्रण उन्होंने कबूल कर लिया। यथा समय वे मेरे यहाँ आए। मकान पर मैंने और कई आदमियों को बुला रखा था। खाना खा चुकने पर हम लोग बैठक में आए। वे दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरों में कर दिए गए। मैंने जानसिंह को अनेक चीज़ें दिखलाई, उनके नाम बतलाए, अनेक संख्याएं लिख लिख कर दी। मेरा दिखलाना याद देना था कि उधर उसकी स्त्री ने उसके नाम अपनी स्लेट पर लिख दिए। मेरे मित्र ने 3 नाम एक दूसरे के नीचे लिखकर जानसिंह को दिए। उसकी स्त्री ने वे ही नाम उसी क्रम से स्लेट पर लिख दिए। मेरे मित्र ने जानसिंह को जेब घड़ी की एक छोटी सी चाबी दी। उस पर बनाने वाले का नाम हंट बहुत छोटे छोटे अक्षरों में था, वह मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। उसकी स्त्री ने दूसरे कमरे से आवाज़ दी, यह घड़ी की चाबी है, इसका नाम है हंट। 8 संख्याओं की कई सतरें स्लेट पर लिखकर जानसिंह को दिखलाई गई। उन्हें भी उसकी स्त्री ने सही सही लिख दिया। इसके बाद मैंने अपनी जेब से एक बहुत पुराना नोट निकाला। जब मैं हालोवे जेल से छूटा था तब यह नोट मुझे एक लेडी ने दिया था। तब से मैं इसे हमेशा अपनी पॉकेट में ही रखता आया हूँ। पुराना होने के कारण यह बहुत मैला हो गया है। इसके नंबर वगैरह मुश्किल से पढ़े जाते हैं। इसे मैंने जानसिंह के हाथ में दिया। उसने अपनी स्त्री से पुकार कर पूछा, यह क्या चीज़ है? इस बात को न भूलिएगा कि स्त्री दूसरे कमरे में थी। कमरे के बीच में पर्दा पड़ा था। स्त्री ने जवाब दिया, नोट है। इसकी तारीख? जवाब मिला 6 जुलाई 1885 और नंबर? स्त्री ने कहा, पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 4। पर्दा उठाकर जो उसकी स्लेट देखी गई तो उस पर लिखा था 5, 9, 8, 4। ये सब बातें बिल्कुल सही थी। इसके पहले ही जानसिंह को स्त्री ने कहा था कि यह नोट आग में झुलस सा गया है। यह बात भी एक तरह ठीक थी। नोट झुलस तो नहीं गया था, पर 20 वर्ष से लगातार पॉकेट में नोटबुक के भीतर रहने से उसका रंग बिल्कुल ही उड़ गया था और मालूम होता था कि जरूर धुएं से खराब हो गया है। और भी कई परीक्षाएं मैंने की और सब में जानसिंह की स्त्री उत्तीर्ण हो गई। इस सब परीक्षाओं से मेरा संदेह दूर हो गया। मैंने समझ लिया कि परिचित विज्ञान के सिवा और कोई भेद इसमें नहीं। ये लोग पास ही पास इस विषय की परीक्षाओं की जांच करने देते हैं, बहुत दूर जाकर नहीं। अर्थात एक दूसरे से 2-4 मील दूर जाकर ये अपनी करामत नहीं दिखलाना चाहते। ये कहते हैं कि पास पास रहकर ही हम इस तरह के करिश्मे दिखलाकर रुपया पैदा करते हैं, दूर नहीं जाना चाहते। संभव है दूर जाने से हम लोग अपनी इस अलौकिक शक्ति को खो दें। ऐसा होने से हमारा बड़ा नुकसान होगा। यदि हमारी जीविका को और कोई जरिया होता तो हम ऐसा भी करते, पर इस समय हमारी अवस्था जैसी है उसके ख्याल से हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो जो हम परीक्षा के झगड़े में पड़कर इस परिचित विज्ञान की शक्ति को खो बैठे। परंतु परिचित विज्ञान विद्या झूठी नहीं, सच है। उसके बल से मनुष्य हजारों कोस दूर बैठकर भी औरों के मन का हाल जान सकता है। सौभाग्य से मुझे इसका भी प्रमाण मिला है। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में अटलांटा नामक एक शहर है। उसमें एड मैकडॉनल्ड नामक के एक साहब रहते हैं। उन्होंने अभी कुछ ही दिन हुए मेरे पास प्रकाशित होने के लिए एक लेख भेजा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि
वह कुमारी मेबल रे नाम की एक स्त्री से 1200 मील की दूरी से बातचीत कर सकते हैं। पहले उनको इतनी दूर से बातचीत करने का अभ्यास न था। यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि लेखक का कहना ठीक है। वह समय नज़दीक जान पड़ता है जब इस विद्या के तत्व अच्छी तरह लोगों के ध्यान में आ जाएंगे और अभ्यास करते करते लोग सैकड़ों कोस दूर रहने वाले अपने इष्ट मित्रों से बिना किसी कठिनाई के बातचीत कर सकेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क में जो ज्ञान सागर है वह और कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रकार की बिजली की शक्ति का खजाना है। उसी शक्ति की प्रेरणा से इच्छा करते ही आदमी हाथ पैर हिला सकता है और अपने अंगों का आकुंचन और प्रसारण कर सकता है। किसी बात की चिंता करने या किसी बात को सोचने से भी बिजली का प्रवाह ज्ञानागार से बह निकलता है। विश्वव्यापी ईथर नामक पदार्थ में भी बिजली की शक्ति है। उस शक्ति के मस्तिष्क की वैद्युतिक शक्ति का सम्मेलन होने पर उस प्रवाह का लगाव हजारों क्या लाखों कोस दूर तक हो सकता है। इस दशा में किसी और जगह पर दूर रहने वाले आदमी के मस्तिष्क से प्रवाहित होने वाली वैद्युतिक शक्ति का प्रवाह भी यदि उसी परिमाण में प्रवाहित हो तो दोनों एक होकर एक दूसरे के मन की बात तत्काल जान सकते हैं। मार्कोनी की बेतार की तार बरकी भी इस सिद्धांत का अनुसरण करती है। मनुष्य के मस्तिष्क में जो छोटे छोटे दाने हैं उनमें बिजली की शक्ति है। उनमें वही गुण है जो मार्कोनी की बेतार की तार बरकी के यंत्रों में है। ये यंत्र दो होते हैं, एक खबर भेजने के लिए, दूसरा खबर लेने के लिए। दोनों का वैद्युतिक बल तुल्य होता है। तुल्य बलत्व ही इस तार बरगी का मूल मंत्र है। यदि किसी को मानसिक बिजली का प्रवाह विशेष शक्तिशाली हो जाए और वैसी ही शक्ति किसी और आदमी के भी मस्तिष्क में पैदा होकर दोनों में तुल्य बलत्व उत्पन्न हो जाए तो वे दोनों सहज ही में परस्पर एक दूसरे से दूर रहकर भी बातचीत कर सके। इसमें सम्मान भाव ही बड़ी ज़रूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिजली की शक्ति हर आदमी में है। यदि दो आदमी उसे अधिक बलवती करके अपनी मानसिक बिजली की शक्ति को एक ही दर्जे का कर दे तो उसके मन एक हो जाए। मन की एकता होते ही उनका मानसिक भेद दूर हो जाए। यह अवस्था प्राप्त होते ही एक दूसरे के मन की बात जानने में जरा भी कठिनाई न पड़े। विद्युन्मय मानसिक शक्ति को बढ़ाकर भिन्न भिन्न चित्तों की विद्युन मात्रा को एक कर देना ही परिचित विज्ञान विद्या का मूल है। जान सिंह साहब ने लंदन के डेली मेल पत्र में अपनी ज़िंदगी का हाल प्रकाशित किया है। उससे मालूम होता है कि आप अपनी स्त्री के साथ किसी समय भारतवर्ष भी आए थे और कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों में अपने परिचित विज्ञान का तमाशा दिखाया था। आपने इस देश के योगियों और ऐन्द्रजालिकों की बड़ी तारीफ की है। आप कहते हैं, एक दिन हम लोगों ने एक राजा और उसकी सभा के सभासदों को तमाशा दिखाया। देखने वाले बहुत खुश हुए। मुझे बड़ी शाबाशी मिली। जब हम अपने होटल को लौट आए तब कुछ देर बाद एक सज्जन हमसे मिलने आए। वह मुझसे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। उन्होंने कहा, तुम देर तक ध्यानस्थ नहीं रहते। तुम्हें चित्त की एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। तुम मांस बहुत खाते हो। मांस खाना मानसिक शक्तियों की वृद्धि के लिए हानिकारक है। तुम उपवास भी यथेष्ट नहीं करते और न प्राणायाम द्वारा अपने मन और शरीर को शुद्ध ही करते हो। इसमें संदेह नहीं कि तुम में एक अद्भुत शक्ति है, पर अफसोस तुम उसका सदुपयोग करना नहीं जानते। इसके बाद मैंने देखा कि वह आगंतुक व्यक्ति अधर में ऊपर उठ गया और बिना किसी आधार के जमीन से 3-4 फीट ऊपर हवा में ठहरा हुआ हमारी तरफ देखकर चुपचाप मुस्कुराता रहा। मैंने हिंदुस्तान में अनेक अद्भुत अद्भुत बातें देखी। उनमें से ये भी एक था। एक बार हमने अपने एक नौकर को भारतवर्ष में उसकी इच्छा के प्रतिकूल बर्खास्त कर दिया। बम्बई में जब हम लोग गाड़ी पर सवार हुए तब वह हमें पहुंचाते आया। उसे मैंने स्टेशन पर ही छोड़ दिया, पर जब हम लोग ठिकाने पर पहुंचे और वहां स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तब उसी आदमी ने आकर हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। यह देखकर हम लोगों को बड़ी ही हैरत हुई। हिंदुस्तान में हम लोगों को योगियों और ऐन्द्रजालिकों के करतब देखने के अनेक मौके मिले। आध्यात्मिक बातों में हिंदू बहुत बढ़े चढ़े हैं।
हम लोगों ने अनेक देश घूम डाले, पर सबसे पहले हमें हिंदुस्तान ही में ऐसे आदमी देखने में आए जिन्होंने हमारे परिचित विज्ञान विषयक कर्तव्यों को देखकर कुछ भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। उन्होंने समझ लिया कि जिन आध्यात्मिक और मानसिक सिद्धियों की खोज और साधना में उनके देश वाले अनंत काल से लगे आए हैं, उन्हीं में से हमारी परिचित विज्ञान विद्या भी एक सिद्धि है। यदि ब्राह्मण और बौद्ध विज्ञानी इस विद्या को मानते हो तो कुछ कहानी ही नहीं, अन्यथा हम इसकी कुछ भी कीमत नहीं समझते। जिस देश के योगी द्वारा साक्षात परब्रह्म प्रमोदार्णव में निमग्न हो जाते हैं, उनके लिए दूसरे के मन की बात जान लेना कौन बड़ा कठिन काम है। पर इस समय ऐसे योगी दुर्लभ हो रहे हैं। फरवरी 1907।